अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वफाकी हुकूमत ने एक आईनी पैकेज लाने का फैसला किया, मगर ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि आया उनके पास नंबर्स पूरे हैं भी कि नहीं। हुकूमती ओहदेदारान की जानिब से यह बताया गया कि नंबर्स पूरे हो चुके हैं, तरमीम बस अब आई तब आई, लेकिन हकीकत यह थी कि तरमीम का मुसव्वदा वजीर कानून जनाब आजम नजीर तारड़ साहब तक के पास नहीं था। MQM ने भी ये कहा कि हमें मुसव्वदे की कॉपी रात 2 बजे हफ्ते की रात 2 बजे हमें मौसूल हुई। बिलावल भुट्टो साहब जो कि एक अहम इत्तेहादी है इस मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने भी कहा कि एक दिन पहले हमें कॉपी मौसूल हुई। बाद में यह भी मालूम हुआ कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी, फिर उम्र की हद बढ़ाने की नवीद सुनाई गई। फिर हुक्म आया कि चलो सब जमा हो जाओ और तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको हाँका गया किस तरह से। फिर इन सब हालात के बावजूद आज भी ऑल्दो के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, इन तरामीम के हवाले से, मुजव्वजा तरामीम के हवाले से एक स्क्रूटनी और ओपन एक डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की बात सुने तो वो आज भी इस बात पर बताते हैं कि तरामीम जिन पर इत्तेफाक हो चुका है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। हुकूमत का यह कहना कि कानून साजी पार्लियामान का काम है बिल्कुल दुरुस्त है, मगर यह सवाल भी अपनी जगह दुरुस्त है कि जब तरमीम के लिए आपके पास नंबर्स ही पूरे नहीं तो काहे की तरमीम जनाब। एक जमात के बंदे उठा लेना या उनकी बहन बेटी बीवी अगवा कर उनको ये मतलब किस आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तहरीक इंसाफ के बारे में एक दावा जरूर किया है कि तहरीक इंसाफ ने तरमीम पर सपोर्ट करने के लिए राब्ता किया था, मगर तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह है कि ये तरमीम दिसंबर में पास करवा लें, जिस पर बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के इस दावे को मुस्तरद जरूर किया है और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम से मुतालिक किसी भी सूरत रजामंद। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा क्या था एग्जैक्टली, आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, ये कहना कि ये तरामीम अवामी मफाद में है, ये कैसी अवामी बेहतरी और अवामी मफाद में तरमीम की जा रही है कि जिसको अवाम तक से छुपाया जा रहा हो। रात के अंधेरे में अवामी मफाद में कौन सी तरमीम की जा रही थी जो अवाम को बताई ना जा सकती, और हुकूमती वजीर हो तमाम जो है वो ये तो नारा ऐवान में बुलंद कर रहे हैं कि कानून साजी हमारा हक है, मगर आखिर ये कौन सी कानून साजी है और ये क्या कानून साजी है, मुसव्वदा किधर है। आइन जो कि रियासत और अवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है, हुकूमत ये मुआहिदा अवाम के सामने लाने पर ही रजामंद नहीं नजर आती। ये एक डिबेट के लिए होना चाहिए, सिविल सोसाइटी, इसमें तमाम जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी से भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। किस जमहूरियत में ऐसा होता है कि बाईपास करके आप लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को इतने सीक्रेसी और में आप लेकर आए। हुकूमती वुज़रा इन तमाम सवालों को अगेन उनके जवाबात देने से तो गुरेजा नजर आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ साहब ने आईनी तरामीम का बिल पास कर हुकूमती नाकामी पर एक हैरान कुन दावा जरूर किया है। वो कहते हैं कि, और अगेन उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की और जिस तरह से फौज के कमांड स्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवाल आयद किया है, क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। और नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान हैं आप बराए कानूनी उमूर, सीनियर मेंबर कौमी असेंबली, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर। हमारे साथ पैनल में शरीक है अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, सीनियर माहिर कानून, सीनियर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। मुईज़ जाफरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपसे ही, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो लेकर आया जा रहा था, एक तो ये भी जरूर बताइएगा कि इंडेफिनेटली इसको डिले कर दिया गया है या फिर अभी भी प्लान्स है। राना साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसको जरूर टेबल किया जाएगा। अब अगरचे कि एक पूरी जो हमने एपिसोड देखी, जिस तरह से आप लेकर आ रहे थे, आपके खुद के इत्तेहादी ये बात कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे नहीं थे और एक जग हसाई का मौका दिया गया, ड्राफ्ट शेयर नहीं किया आपने, मुसव्वदे की कॉपी तो वजीर कानून तक को इतवार की शाम को जो है वो खुद मिली है। MQM कहती हमें हफ्ते की रात को शायद व्हाट्सएप की गई थी। सो ये क्या आप एम करना चाहते हैं? अगरचे रिफॉर्म इज नेसेसरी, लेकिन वजह क्या बन रही है कि इसको आप इतने सीक्रेसी के साथ, और जिसको कहा जाए वकला आपने तमाम जो है वो मुल्क में इकट्ठे कर दिए इस नोट पे के जहां पर इसको एक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक अटैक टर्म किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। कतन ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जिस तरह आपने अपने एक सवाल में कई सवाल किए हैं, आई विल ट्राई टू एड्रेस
ऑल ऑफ देम। सबसे पहली बात है कॉपी। इत्तेहादियों को कॉपी देखें, कॉपी बिल्कुल, ये लॉ मिनिस्टर साहब इस पे लीड ले रहे थे और लॉ मिनिस्टर साहब की आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक स्टेटमेंट चला दी गई है कि मुझे भी अभी मिला है, मतलब लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब तो खुद कह रहे थे कि कॉपी मुझे जो है वो अभी मिली है। नहीं, वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात चल रही थी। एक वर्किंग पेपर या वर्किंग ड्राफ्ट पे हम काफी अरसे से और आपके पास कॉपी थी? मैं लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का खुद मेंबर रह चुका हूं, मतलब मेरे दो चीजें बड़ी सेपरेट हैं। अब एक है कि लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर या जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर तो काम किया, ये जिस तरीके से आया, देखिए मैं एक वर्किंग पेपर, एक वर्किंग ड्राफ्ट पे आई बीन वर्किंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस व्हेन? सिंस आई वुड से कि ये अप्रैल मई से काम जो है हमने अप्रैल मई से काम हो रहा था। सो ये आप क्रेडिट लेते हैं कि आप इस पे काम कर रहे हैं? वी बीन वर्किंग ऑन दिस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस पे वी बीन वर्किंग ऑन दिस, मतलब जब से हुकूमत आई है और उसके बाद से, क्योंकि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में था जो अदालती इस्लाहात हैं उसमें हमने काम करना है। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, हर कोई ये कहता है कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसमें एक इनपुट। दूसरी जो बात है, जिस तरीके से इसको लाने की जो बात आप कर रही हैं, उस प्रोसेस का हिस्सा मैं नहीं था। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं, मेरे ख्याल से इन हाइंडसाइट एंड अगर मेरे से वाकईतन ये मशवरा किया जाता तो मैं कहता कि आप इसमें सीक्रेसी की कोई जरूरत नहीं थी। ये जुडिशल रिफॉर्म्स हैं और इस पे ज़ाहिरी बात है तमाम हम इत्तेहादियों को तो ऑन बोर्ड ले रहे थे। ये नहीं हो सकता जो लोग कह रहे हैं कि हमें मुसव्वदा नहीं दिखाएगा, वो किसी फाइनल शेप में था ही नहीं। बट यू डू एडमिट के यू प्रेफर्ड सीक्रेसी ओवर ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक आई मीन हूएवर हैज टेकन दैट डिसीजन वो खुद इसको आंसर करें, बताएंगे इसको सीक्रेट नहीं होना चाहिए था। ये किसने लिया था वैसे डिसीजन? आई एम नॉट प्रिवी टू दिस। नून लीग में कोई था जो जी, नून लीग में जो टीम लीड कर रही थी तो वही ऑब्वियसली उनका ही डिसीजन था। और कौन सी लीड कर रही थी टीम? तो आपके सामने है, मुलाकातें भी जो हो रही थी, जो सारे मामलात हो रहे थे, आपने खुद ही इसमें देखा। मैं जरूर इस चीज के उसमें हूं कि ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमें बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। स्पेसिफिकली मौलाना साहब, नंबर्स अभी भी पूरे हैं एंड आई स्टैंड बाय इट, बिकॉज लोग आए, लोग वहां पे मौजूद थे। आपके पास नंबर पूरे होते तो आप इतवार को कर चुके होते ना उसमें, लेकिन हम चाह रहे थे एक बेहतर सेंस के साथ कि ब्रॉडर कंसेंसस आ जाए, सबको एक कसरत राय के साथ जो है, ताकि तो किसी को प्रॉब्लम। जो बंदे भी जो अक्यूज कर रहे थे तहरीक इंसाफ, जो बंदे उठाए गए वो भी अब पहुंच गए। मैं मुइज़ जाफरी साहब की तरफ ये बात लेके जाना चाहूंगी। मुइज़ जाफरी साहब, और बड़ी शदीद तनकीद का मौका दे दिया मौजूदा हुकूमत ने। ये मुजवजा आईनी तरामीम के ये ड्राफ्ट जिस तरह से सर्कुलेट हुआ और जिस तरह से लीक हुआ, और इसके जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल में इस्लाहात की तो हम हमेशा से सुनते आए कि जरूरत है, केसेस जो पेंडिंग केसेस है उसके बोझ को भी कम करने के लिए इकदामात करने की जरूरत है। बट जिस तरह से ये लेकर आ रहे हैं उस पर भी आप कमेंट करिएगा। और फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मतलब दो पैरेलल एक निजाम चलाने की तरफ अगर मामला बढ़ाए जाए, और जिस तरह बैरिस्टर साहब भी अब ये कह रहे हैं कि अगर, और राना साहब ने भी जिस तरह कह दिया कि अक्टूबर के अगर पहले हफ्ते में लाने की इंटेंट भी अगर इनकी है, तब तो फिर ये इसकी तरफ जा रहे हैं। जी शुक्रिया अलीना, आपने मौका दिया। देखें, ये जिस शराफत से इसको ये जुडिशल रिफॉर्म का लिबादा उड़ाया गया है, दर हकीकत ये जुडिशल आज़ादी पे एक डकैती है, और वो डकैती की कोशिश थी और वो नाकाम रही, और अभी मुकम्मल तौर पे नाकाम नहीं हुई है, जिस तरह आपने इन लोगों की नीयत का इजहार सुना है। देखें, ये सारी बातें जो जिसको ये इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे ये जुडिशल रिफॉर्म आम आदमी के लिए है, ऐसा कतअन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में दुनिया में कहीं मेरी नज़र में तो मिसाल नहीं है जो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में जहां बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो। अब मैं इसको गैर तकनीकी तौर पे मतलब समझाने की अगर कोशिश करूं, सिविल जुरिस्डिक्शंस में, सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि वहां पर एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती। वहां पर जज जो है वो एक मामले के हल की तरफ जाने के लिए, ना कि दो फरीक के बीच में दलाइल सुनने के लिए बैठा होता है, और वो फिर फैसला जो है वो किसी नज़ीर के पाबंद नहीं होता। वो फैसला उस वक्त और मौका और चीज़ की मुनासिबत से करता है। और इसकी वजह से उन जुरिस्डिक्शंस है, जैसे फ्रांस है, इटली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि एक जैसे मामलात के दो अलग अलग कस्बों में अलग अलग फैसले आ जाते हैं। इन ममालिक में ये ज़रूरत फिर पड़ जाती है कि देखें, आईनी तौर पर जो चीज़ है या नहीं है उसका फैसला जो है वो एक तवातुर से किया जाए और होमोजेनिटी के साथ किया जाए और सेंट्रलाइज तरीके से किया जाए। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग बनाया जाता है। एक ऐसे मुल्क में जैसा पाकिस्तान है या यूनाइटेड किंगडम है या यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइंडिंग होता है, यानी कि हमारी नज़ीर के पाबंद होते हैं जो मातहत अदालतें होती हैं। यहाँ पर हर सुपीरियर अदालत है ही आईनी अदालत। अगर आप आईनी वफाकी अदालत के नाम पर एक
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इदारा बिठा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को गैर सुप्रीम कर रहे हैं और उसको दर हकीकत एक नया सुप्रीम कोर्ट बना के सामने ला रहे हैं जो आपके अंगूठे के नीचे होगा, क्योंकि उसके सरबराहान को पिक करने का तरीका आपने ये रख दिया कि प्रेसिडेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। बिल्कुल जी, देखें ये चीज हमारी सेटल्ड है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ही नहीं अगर उसकी सीनियरिटी डिटरमिन कर रहा है इंतजामिया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस वो अदालत ही नहीं है जिसकी मुकर्रर करदा लोग जो हैं वो इंतजामिया के दखल से मुकर्रर करदा हैं, वो अदालत कहलाने के लायक ही नहीं है। ये दुनिया भर के मुसल्लम उसूल हैं जस्टिस के। इसको ये कहते हैं ना कि हम पेंडेंसी कम कर रहे हैं, देखिए पेंडेंसी कम करनी है तो इस वक्त इस हुकूमत को क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करना है, FIR की तरीका रिफॉर्म करनी है, अच्छा, कर भी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सिविल लॉ रिफॉर्म करना है, एविडेंस का प्रोसेस को रिफॉर्म करना है। इस काम के लिए आप मुकन्नना की तरफ देखते हैं। ये थोड़ी कि आपने हाई कोर्ट के जज को बगैर पूछे आप उसको बलोचिस्तान भेज देंगे डराने के लिए और हमसे कह रहे हैं कि 199 को भी तो रिफॉर्म कर रहे हैं जिससे क्रिमिनल प्रोसीडिंग काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। बट मैं शोएब शाहीन साहब आपका कमेंट लेने से पहले मैं ब्रीफली चाहूंगी बैरिस्टर अकील मलिक इस पर रिस्पॉन्ड करते कि ये कॉन्सेप्ट जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आप जो ये लेकर आना चाह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए? कतई नहीं, इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक एट ऑल। देखें कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट लेना है उनको, अगर ये इनको इतनी वो है तो ऑब्वियसली हम ये भी बात करने के लिए तैयार हैं कि लाजमी नहीं है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये खुद भी वकील है माशाल्लाह, दोनों आपके पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में, मैं भी वकील हूं, जहां पे आप ये देखें हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल आया उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की। क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड कम हुआ? क्या आम इंसान को, आम पाकिस्तानी शहरी को इंसाफ मिला? नहीं, केसेस उस तरह पेंडिंग पड़े हैं। जहां तक इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, CRPC के ऊपर 90 से ज्यादा, बिकॉज आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस विद द लॉ मिनिस्टर, हम वाकईतन FIR के हवाले से, जो डिस्चार्ज के हवाले से, चलान फाइल होने के हवाले से और टाइमलाइन सेट कर दी है कि ट्रायल कंडक्ट करने में भी टाइमलाइंस होंगी। इफ नॉट देन दे शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। जो जजेस नीचे ट्रायल कंडक्ट करेंगे तो ये भी इस्लाहात लेके आ रहे हैं हम इसके साथ साथ। राइट, मैं शोएब शाहीन साहब जब इतना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, वजीर कानून भी कहते हैं कि तमाम बार्स भी इसको हाथों हाथ लेंगी, तो आप लोग क्यों इसको अपोज कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ये इस्लाह नहीं है, ये फसाद पैदा करना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये लेजिटिमेटली इलेक्टेड लोग नहीं है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है कोई ऐसी लेजिस्लेशन करने की या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये कठपुतली हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। उस करप्ट इलेक्शन कमीशन ने करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके एक कागज का टुकड़ा जिसको फॉर्म 47 कहते हैं उसकी पैदावार है ये लोग। बट शोएब साहब ये तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नंबर्स भी इनके पूरे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बल्कि मैं सुनवा भी देती हूँ अगर आप सुनना चाहे, वजीर दिफा हो या राना सनाउल्लाह साहब हो, वो तो कह रहे हैं PTI भी इस पर अग्रीड है। वो तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाह रही है। कुछ कोई कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट जो है वो पास कर जाए, उस तक आपने कहा है कि थोड़ा मोहलत दे दें। वजीर दिफा कह रहे हैं दिसंबर तक आप मोहलत मांग रहे हैं। अलीना, दो बंदों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो मुंह पे झूठ बोले या नहर के पार खड़ा होकर आपको गाली दे। ये मुंह पे झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इवन अगर मौलाना साहब भी कहे आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने कभी नहीं इसकी इलामिया पहले दिन हमने जारी कर दिया था, डिनाई किया था। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कभी इसके साथ एग्री नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इनकी आनिया जानिया आपने उस दिन देखी नहीं थी। हर घंटे बाद का एक तारीख आ रही थी कि जनाब अभी हो जाएगा तरमीम तो ठीक, वरना तो जनाब बहुत तब्दीली और तबाही आ जाएगी, और किसी को उसका मुसवदा भी नहीं दिया था। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ ये कि इनके पास अख्तियार नहीं है, तीसरी बात यह है कि इनके पास, मुझे बताएं, अभी न नेशनल असेंबली कंप्लीट है न सेनेट कंप्लीट है। सेनेट जो कि फेडरल यूनिट्स उसमें पूरी तरह इक्वल नंबर्स होते हैं। अभी KP का अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ सेनेट का। अभी नेशनल असेंबली के जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि इस वक्त लेजिस्लेशन करने की। अब आते हैं कि जो बाकी तफसीलात हैं। अगर लॉ मिनिस्टर ने जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोल ही दिया तो उसको सच पे कम से कम कायम रहने दो, जो उसने कहा जी मुझे अभी मिला है। तो तीसरी बात यह है कि अगर इनके पास था कोई मुसवदा तो फिर ये जो आनिया जानिया थी, मौलाना फजल रहमान हो या दूसरी पार्टियां, किसी के पास तो उसका मुसवदा होता। तो भाई इसमें छुपाने की आपको क्या जरूरत है? 54 आप उसके अंदर तब्दीली कर रही है, तकरीबन आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके 1/5 में आप तब्दीली कर रहे हैं। 1/5 की तब्दीली इस तरह कर रहे हैं कि रात की तारीकी में 3 बजे 2 बजे 1 बजे जनाब असेंबली का इजलास बुलाएं और उसको पास ऑन करते हैं। अगर नंबर पूरे थे
तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी नंबर पूरे होते तो हम करा ना लेते। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को माने या इनकी स्टेटमेंट को माने? अच्छा, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के लेवल का बना दिया। हाई कोर्ट में आपने आर्टिकल 199 में रिट पिटीशन ही निकाल दी बेसिकली, तो उसके खिलाफ रिट नहीं हो सकती जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी वो निकल गया है और उसकी तारीफ नेशनल सिक्योरिटी है क्या, जिसको चाहे आप नेशनल सिक्योरिटी बना आर्टिकल और निकल गया है। आर्टिकल 8 तो वो कह रहे हैं ड्रॉप कर दिया है शोएब शाहीन साहब। और उसमें भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, अभी शो से पहले मैं आपको कह रहा था कि वो ऑब्वियसली जो एक मिलिट्री से रिलेटेड था कि जो ऑपरेशन जिस तरह एपीएस का हुआ, एपेक्स कमेटी फिर हुई, ऑब्वियसली वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी। उसके बाद वो था कि जो ये अदालतें जो हैं ये हमें इंसाफ नहीं दे सक रही। ठीक है, मैं जी शोएब साहब जी मुकम्मल कर देते हैं। जी प्लीज। आपने अगर फंडामेंटल राइट्स खत्म कर देने हैं, कोई एक्ट या लॉ रिपेग्नेंट टू दी फंडामेंटल राइट्स होगा, उसकी क्या हैसियत होगी? अगर आपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खत्म कर देना, तो फिर आपके पास बचा क्या है? आपने आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है ये। और आपने सुप्रीम कोर्ट जो कि हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे ये बनी हुई है, जो पाबंद हैं फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट का। आपने उनसे वो पावर ही ले ली। आपने हेड पे जजेस को उठाकर फिर 68 ईयर्स पे आप ले गए। जनाब 65 से 68 साल उनकी एज होगी। और क्यों होगी? इसलिए कि आपको हेड पे जज चाहिए, इसलिए कि आपको इस करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए काजी फाइसा के अलावा आपको पता है और कोई जज आपको मिल नहीं सकता। और आपको ऐसे जज लेके जाने हैं ताकि आपने इस सिस्टम में इसको बरकरार रखना है। फिर आपने ट्रांसफर ऑफ जजेस कर दी, जिस जज से आप नाराज हूं बिल्कुल हाई कोर्ट के बेंच पे फेंक वो पहले भी ऐसे था, 18वीं तरमीम से पहले ट्रांसफर हो सकते थे। सो मैं वहां अगर सीनियरिटी होगी भी, वो चीफ जस्टिस कभी नहीं बनेगा। फिर आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चेंज कर दिया, फिर आपने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चेंज कर दिया। उसके अलावा इतनी ड्रास्टिक चेंजेस आपने आर्टिकल 184, 185, 186 राइट। शोएब साहब आपकी आवाज भी कट रही है। मुइज़ जाफरी साहब, मैं मुइज़ जाफरी साहब आपसे जरूर इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। अभी बैरिस्टर अकील साहब भी कह रहे हैं कि 18 अमेंडमेंट के थ्रू हाई कोर्ट के जजेस जो है वो उससे पहले था ये रोटेशन का प्रिंसिपल था। और ट्रांसफर हो सकते थे विदाउट कंसेंट और फॉर इफ नॉट एक्सीडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और इसके अलावा भी अगर देखें तो जितने जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं अकील साहब कि जो 18वीं तरमीम के अंदर ये वाजे करके रजा रब्बानी साहब ने इसलिए ये तरमीम वापस की थी, इसलिए कि हाई कोर्ट के जजेस को फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंका जाता था, आमिरों के हाथों फेंका जाता था। नहीं, वो इसकी बात सर ये है कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो प्रोविजन है कि सर देखें वो तो आप हर चीज डिफाइन कर देंगे। बहरहाल ये मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं शोएब शाहीन साहब के साथ। ये है ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जिनको एक सिविल डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे लाकर उनके ऊपर मनपसंद चुनाव करके चीफ्स बिठाना चाह रहे हैं। ये आइन के सेलिएंट फीचर्स, ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर पे एक वार है और ये मजाक है। ये हमें बेवकूफ समझते हैं अगर कहते हैं कि नहीं अभी तैयार नहीं था। अगर तैयार नहीं था तो सबको इस्लामाबाद में जमा क्यों किया हुआ था 1 महीने से? किसी को वहां से निकलने की इजाजत क्यों नहीं थी? पीटीआई के एमएनएस को उठा के गायब क्यों किया हुआ था? ये हमें बेवकूफ समझते हैं। फैसल वावडा इनको सुना के क्यों गए? इनको निकम्मा और नालायक कह के क्यों गए? अगर ये इरादा नहीं था कि सबको जमा करना है, एकदम से जालसाजी करके एकदम से एक चीज को सामने लाना है, सबसे हाँ हाँ कहलवानी है और फिर हमारे आइन की बेसिकली धज्जियां बिखेर देनी है। देखिए हम सादे लोग हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो सिंबल समझते हैं, नहीं समझते। दिखा दिया कितने लोग समझते हैं, ठप्पा लगाना कहाँ लगाना। इतने बेवकूफ नहीं है और इतने यू कांट टेक एवरीवन फॉर अ राइड ऑल द टाइम। कि आप अगर ये कहना चाहें कि इस तरह आइन के अंदर तरमीम होती है जो बेसिक समाजी मुआहदा है पूरी आवाम का 25 करोड़ लोगों का, वो आप तब्दील करने जा रहे हैं। मोहित साहब ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं जरूरत अभी हमारे अदालती निजाम को? एक इदारा क्यों अपनी इतनी पावर को अस्यूम करके बैठा हुआ है कि दे कैन एक्चुअली सेंड प्राइम मिनिस्टर्स पैकिंग होम लाइक यू नो विदाउट एनी थॉट जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक देम और जस्ट बिकॉज दे थिंक यू नो दिस। फिर जब नाकाम हो जाए तो हमें समझाएंगे ये तो हम गरीब आवाम के लिए। सर ये बताएं ना, फिर जो इतना इम्बैलेंस है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना इम्बैलेंस जो क्रिएट हो गया है, एक इदारे ने इतनी ज्यादा अपने आप पे एस्यूम कर लिया है, अथॉरिटी को भी, पावर को भी, और मतलब एक एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्प्ले जो होता है थ्रू डे इन डे आउट। कोर्ट के पावर्स ही को curtail करने के लिए, not about that. It's about लेने के लिए। regulate because we are being used as a rubber stamp in the appointment of judges. मर्जी के जो चेंबर्स हैं आप देखें, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में देखें,
मनपसंद सर, अपने फिर चेंबर्स आप अपने जूनियर्स को लाके बिठाया जाता है। ऑब्वियसली आई एम अ लॉयर, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। हम एक जज की अदालत में जाने से पहले पता होता है कि आज प्रोसीडिंग में क्या होगा। जी मुई साहब, जी मुई साहब। जी देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी आईनी इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व होना जरूरी है, और मंसूर अली शाह साहब का जो जिनके बादियों नजर जिनसे बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और जिनके जैसों से बचने के लिए, उन्हीं की रिकमेंडेशन है कि हमें कानून साजी करवानी चाहिए कि जिसके अंदर ये जो रबर स्टैंप बना दिया है पार्लियामान को इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने मुदाखलत करके, इसको रिवर्स किया जाए और एक बैलेंस आए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप हम सबको सबक सिखाने के लिए अदालतें ही खत्म कर दें। आपने बेसिकली इस मुल्क की अदालतें खत्म कर दी हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ कोर्ट व्हिच द एग्जीक्यूटिव पिक्स। इट इज नॉट अ कोर्ट। But what about the courts in the US then? What about the judges in the US then? Who picks them? Supreme Court judges are picked by congressional hearings and confirmed by congressional hearings. पॉलिटिकल हेयरिंग्स करके वहां पर जब पिक कर लेते हैं तो वो अपनी मौत या अपने आप का इस्तीफा दिए बगैर उनको कोई उंगली नहीं लगा सकता। सर यहाँ पे तो इशू हमारे साथ ये कि 65 से 68 क्यों कर रहे हो? वो तो फॉर लाइफ होते हैं ना। में लिखा हुआ है कि आप उनका हर साल परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। तो व्हाई नॉट? हर इदारे की होनी चाहिए। का वक्त आएगा तो आप चुनेंगे टॉप 3 में से कि हमारा सबसे बड़ा पालतू कौन था। आप बात क्या कर रहे हैं सर? आप किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं और आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि आपने यरगमाल बना दिया पूरे इस्लामाबाद को। 2 दिन वीकेंड के ऊपर सबको दबा के बैठ गए। आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं यार हमें अगर पर्चे दिखा देते तो जरा बेहतर। सर वो मेंबर्स हैं, उन्होंने वोट करना है। अगर गवर्नमेंट को लेके आ रही है तो दे ऑब्वियसली। अगेन मैं कहूंगा जो आपको जो जहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी वो लोग ये कह के चले गए कि निकम्मे और नालायक हैं ये लोग और इनसे कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद मंडे को आप बैठ के हमें बता रहे नंबर्स भी हमारे पास पूरे थे, करना भी हम यही चाहते थे। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि पहले हफ्ते में भी लेकर आप देखिए मैं आपको कोई टाइम लाइन नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि नंबर्स पूरे थे, ये नहीं था। वैसे फैसल जो हमारी कैलकुलेशन है, आप लोग को जो ताने दिए जा रहे हैं अभी इस वक्त, मैं वो ताने बेशक देते रहे। मैं समझता हूं कि बेटर सेंस प्रिवेल की है। ये एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तो तमाम तर हम नहीं चाहते कि देखें इसको इन हाइंडसाइट। मैंने आपको कहा ये जिस किसी का भी मशवरा था कि इस तरह इसको करना है, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट सीसीएलसी हो नहीं सकता था, विदाउट कैबिनेट अप्रूवल हो नहीं सकता था। इस कमेटी को मुझे असल में मैं सिर्फ चंद मिनट और हूं, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें। आप वकील हैं, आप कह रहे हैं नंबर्स पूरे हैं। मेरे सामने ये टेबल खुला हुआ है, नंबर्स आप कम से कम 6 शॉर्ट हैं। तो अगर ये आप कह रहे हैं नंबर्स पूरे हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत वीकेंड पे आ चुकी है कि जो इंडिपेंडेंट्स है वो पीटीआई के हैं। सर वो वजाहत इसीलिए आई है कि एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था जुमे वाले दिन जिसमें मैंने कहा कि इनका लीगल स्टेटस ना जमीन पे ना आसमान पे, वो हवा में है। और उसके बाद हफ्ते वाले दिन ना अदालत लगी, ना नोटिस हुआ, ना कुछ और हुआ। और वो तो खुद अभी उस कंडक्टर में फंस गए हैं सर। वो तो वहां पे डिप्टी रजिस्ट्रार लिख रहे हैं रजिस्ट्रार को कि भाईजान ये कैसे हो गया, ना अदालत लगी ना नोटिस जारी हुआ। क्या पता वो जजेस यहीं पे थे या नहीं थे। के डिप्टी रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ऊपर फोकियत देते हुए ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस आज भी कह चुके हैं 3 दिन पहले कि ये लोग आर डीम्ड टू बी पीटीआई। But how can they assume that power? That's a thing. As a student of law, sir, how can you justify and define that? Do they have the authority to hand out those certificates and party affiliations? No, they don't. But let's call a spade a spade. The honorable judges of the Supreme Court do not have this authority. आपके नंबर पूरे हो ही नहीं सकते unless आप तौहीन सुप्रीम। देखिए हम उस बात पे नहीं आते कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट बांटे हैं उसको नहीं एड्रेस करना चाहते। जी मुइज़ जाफरी सर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये दे ही नहीं सकता। मैडम अभी तक खुदा का शुक्र है ये जो तरमीम करना चाह रहे हैं वो पास नहीं हुई है। देखिए फिर भी वो मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका है। वो कह चुका है कि जो आपकी पिग्मी इलेक्शन कमीशन है डिटेल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा की है बादियों नजर और ये सब लोग डीम टू बी पीटीआई हैं और उसके पास कोई मंतक नहीं है। इसके बाद अगर ये समझते हैं कि नहीं अभी भी कुछ नहीं है तो ये समझते रहे, लेकिन ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं। और शुक्र है कि इनके डिजाइन्स डिडंट कम टू पास, वरना ये कर भी लेते और हम पे हंस भी रहे होते और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये वार कर चुके होते हमारी अदालतों पे। ना कोई अदालत बचती ना कोई रूल ऑफ लॉ बचता। और इसको ये जामा पहनाना चाह रहे हैं कि हम तो गरीब के लिए कर रहे थे। ये
और क्यों कर रहे थे, और हम बिल्कुल सफाई के फिर साथ उस करना गरीब चाह से रहे भी थे, पूछे उस जो सफाई का वक्त नहीं आया 25-20 साल इंतजार करता है इंसाफ के लिए, उससे भी Right, पूछें, sure. उसके केस टेकअप क्यों नहीं उसमें करते? वैसे आप किस कुछ नहीं कर रहे गरीब हैं, कौन से गरीब थे जिनके लिए आप ऑन ये द कर फ्लोर रहे ऑफ द हैं? हाउस आप उसको लॉ मिनिस्टर साहब ने बनाने के अलावा अपने कुछ नहीं एक कर रहे। हाँ, एक क्लाइंट process की कर रहे हैं, मिसाल दी, उनकी mandate भी एंड चला आई रहे हैं। इन प्रैक्टिस आई हैव सीन दीस केसेस, पीपल आर वेटिंग एंडलेसली। मुझे अभी भी कई लोग बिकॉज आई एम द लॉ मिनिस्टर, दे लाइक वो कोशिश करते हैं ना हमारा केस लगवा दें सुप्रीम कोर्ट में। जी, मैंने कहा अर्ली हियरिंग फाइल करो भैया, मुझे मेरे से क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या कह रहे हो? अलीना, ये जो काम करना है ना इन्होंने, वो काम इन्होंने एक्चुअली बैक बर्नर पे रख दिया है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है, सिविल लॉ रिफॉर्म है, कॉन्सिक्वेंसेस अदालत में झूठ बोलने का है। कोई आदमी फजूल केस अगर फाइल कर दे, कोई फजूल दावा वो कर दे, है। तो उसके 20 साल बाद महज आपको मैं- आपका जवाब फाइन्स भी मिले, हैं, उसके हमने वो भी cost इंट्रोड्यूस लगे। करवाए हुए, लेकिन बैरिस्टर उनकी साहब, मोहित implementation- साहब 2 मिनट रुकिएगा, मैं शोएब शाहीन साहब का भी इस पे इनपुट ले लूं। शोएब साहब, बैरिस्टर अकील जिस तरह कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर्स ही नहीं है कि आप लोग को पीटीआई डिक्लेयर करें। यही तो इनका असल मसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है तो इन कठपुतलियों के पास पावर है कि जो चाहे ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वार्डा आज साहब की के पास फील्ड में है कि आर्टिकल 63A के खिलाफ आप लोटे नहीं बना सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये कैसे काउंट, आप काउंटिंग करके बता दें कि आपके पास कितने वोट की शॉर्टेज है, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी। अगर आपने लोटे खरीदने हैं और लोटाक्रेसी को फरोग देना है और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, तो यही तो वजह है कि ये ला रहे हैं, ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं और ये इस्लाहात के नाम पे लोटों के थ्रू सर, ये और गरीब लोगों के केसेस बैरिस्टर साहब कह रहे हैं आप लोगों ने ब्लॉक किया है सर। सुने मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं ना कि हमने गरीबों के लिए ला रहे हैं। भाई आम आदमी का केस सिविल कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाता है, 85% जो केसेस हैं वो वहां पड़े हुए हैं। गरीबों को हमारे कोर्ट में जमा करके जा रहे हैं। 2% ऑफ दी लिटिगेशन है, 2%। आपको 2% की ज्यादा जल्दी है। आप सिविल नहीं, नीचे से जो सारे against उसके हुए हैं, अब आप Absolutely, ये जो आज के सुप्रीम कोर्ट के हाथों छोड़ रहे हैं, वो छोड़ ही उस गरीब को रहे हैं। आपके लिए एक बलूचिस्तान में बैठने वाला बलोच भी दहशतगर्द है, खैबर पख्तूनख्वा में बैठने वाला पश्तून भी दहशतगर्द है, इस्लामाबाद में सीनियर मोस्ट वकील और यहाँ का इलेक्टेड एमएनए वो भी दहशतगर्द है। और आपने आज इस मुल्क को जिस माशी तबाही में इन लोगों ने धकेल दिया है, ये इनका इशू नहीं है। इनका इशू ये है कि किस तरह इन जजेस को सबक सिखाना है और किस तरह जो काजी साहब की मिनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना है, या उसके लिए नहीं अदालत वो तो बैरिस्टर वकील तो कह रहे हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक पर्सन ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भी बचाएं और ये जो डाका डाला है इलेक्शन पे इनको बचाएं और इनको एक्सटेंशन दे दें, उसी इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन दे दें और जिसने इस करप्ट प्रैक्टिसेस का आगाज किया और उसकी इंतहा की है, और ये इस मकसद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अगर मुझे बताएं किसी एक बिल्डिंग के ऊपर एक मिली भगत के जरिए, कागज के टुकड़े के जरिए किसी डाकू को वहां बिठा दें, डाकाजनी के जरिए आवाम का वोट चोरी करके बिठा दें, शोएब साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं बैरिस्टर साहब मैं चाहूंगी कि बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। बैरिस्टर साहब, जितनी कोई तरामीम, ये मुजवजा तरामीम जो सामने आई हैं, इनमें जो भी नुकात हैं वो तो नजर आ रहा है कि आप पीटीआई और इमरान खान को सबक सिखाने के लिए की जा रही है, क्योंकि अगेन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जहां से हमने गुफ्तगू का आगाज किया था उसको सियासी जमात पर पाबंदी आयद करने की भी उसको उसके पास अथॉरिटी होगी, वो आप दीगर जो एपेक्स कोर्ट से अभी भी है ये अथॉरिटी, एपेक्स कोर्ट से आप ले लेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट है और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। और फिर जो ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप अगर पार्टी डिफेक्टर्स जो होंगे उनको तो आप एक फ्री लाइसेंस देने जा रहे हैं कि ना उन पे कोई चेक होगा, ना उनको पेनलाइज कोई करेगा, वो पार्टी पॉलिसी को वायलेट कर सकते हैं कभी भी, चाहे वो वोट भी डाले उनका वोट भी काउंट किया जाएगा। जब गुनाह देखें, गुनाह को आपने जब वो गुनाह कर रहे हैं तो कम से कम उस गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आप कहते हैं वो गुनाह भी काउंट ना हो, सजा भी काउंट ना हो, ये तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि देखें, अगर मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने वोट डाली और ये ट्रेसिटी खुद इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें रीड इन करके इसको रीराइट करने की कोशिश की गई, डलवाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली रिव्यू भी पेंडिंग पड़ा है 1.5 साल से, वो भी नहीं लगा ना। बात तो ये कि उस टाइम पे क्योंकि एट दैट टाइम द सिचुएशन सूटेड देम सो दे डिड दिस एंड ऑब्वियसली वो खेले, प्रॉक्सी बने, उन्होंने किया जो फैसला किया। आज वो किधर है? ये बात है ना कि हमारा पूरा आप ये हमें कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि वक्त की जरूरत है। ये जो चीज आप कह रहे हैं ना कि ये मैं मुहित साहब की तरफ भी लग रहा है। मुहित साहब, अब बहरहाल जस्टिस मुनीब साहब की जजमेंट की वो विजडम समझ आ रही है जो कि एक करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि दे विल अगेन ब्रिंग दिस फॉरवर्ड एंड दिस विल सेल थ्रू एज वेल? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ऑप्शनल है जिस तरह अकील साहब फरमा रहे हैं, तो फिर तो ये कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स का फैसला एक एडिशनल रजिस्ट्रार की राय के ताबे नहीं है कि आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाई, और वो क्यों कह रहा है क्योंकि लिस्ट लगाने में 2-3 दिन अगर और जाया हो जाते तो ये पास कर देते कल तरमीम। लेकिन क्योंकि अभी 2-3 और डिटेल ऑर्डर भी बंदे नहीं दिया उठा ना, लेते, वजाहत उनसे में वोट फिर करा ये देते। फैसला दिया और देखिए, 4 सफ़े लिखे और फिर सपोर्टिव तमाम तर वो चीजें, और किस चीज की उजलत थी, ये पहले भी आ सकता था, देखिए मेरे आप उस टीवी इंटरव्यू से अगर पहले आप भी आ वकील हैं सकता ना, था। तो आप इस वक्त अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा उस सर, मेरे उस फैसले के अंदर इंटरव्यू से लिखा पहले हुआ भी है आ कि सकता वजाहत था। के लिए आप व्हाट हमारे वाज पास द नीड, पेपर आ जस्ट बिकॉज सकते एवरीबडी I can न्यू दैट explain द what गवर्नमेंट वाज गोइंग टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सो ऑब्वियसली उसको करने की कोशिश चाहे कि हमने क्या कहा है, तो आप हमारे पास इन चेंबर आ सकते हैं। ताखीर करने के लिए इलेक्शन कमीशन इन चेंबर चला गया, जवाब आया चेंबर से कि ये तो बेमंतक बातें हैं, इनमें ना सर है ना पैर है, आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। ये जाफरी साहब, the timing of that order is very important actually. आप करें या ना करें। अब आप अंग्रेजी में मुझे समझाना चाह रहे हैं कि नहीं वो तो एडिशनल, मैं ये उर्दू में, आसान उर्दू में भी कहता हूँ कि जो उसका वक्त था फैसला देने का वो बड़ा मानी खेज है। आप ये एक YouTube का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वीलॉग नहीं है। आप इस तरह नहीं कर सकते एक रियासत के सबसे बड़े कोर्ट की 8 मेंबर Sir, then imbalance of power is self-assuming of those jurisdictions, imaginative interpretation of these constitutional interpretations. Clearly, this is not a vlog that we're doing, but these are issues that the common man then suffers through. So, of course, the course needs to be corrected. But मनपसंद जजेस की, तो इस वक्त तक आप मुझसे एज ए हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं कर रहे होते, आप कह रहे होते हाँ जी गलती हो गई। अभी तक वो वक्त आ चुका होता फरवरी के बाद। आप खुद जिस चीज की इख्तरा है, आप उसको आप रुकावट ही इसलिए बन रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अगर मंतकी अंजाम तक वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नंबर्स चले गए, आपको पता है जो सर आप ये मत कहें कि देखें 4.5 साल एक स्टे ऑर्डर के पीछे इन्हीं अदालतों ने कासिम सूरी को भी दिया था। सो लेट्स कॉल अ स्पेड देन। मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, मेरा मकसद जो है वो इस कोर्स करेक्शन की तरफ हमारा साहब आप कंप्लीट कर ले, मैं बैरिस्टर साहब का फिर जी एक पॉइंट तैमूर झगड़ा की सीट के अंदर जो उसके फॉर्म 45 हैं, जो जिनके बेसिस पे फॉर्म 47 टैबुलेट हुआ है, उनमें से 40% ऐसे हैं जो सिफर के हिस्से में खत्म होते हैं। क्योंकि ये एक रैंडम टैबुलेशन होती है ना, तो यानी कि इस वाहिद 1 2 3 4 5 हर हिस्से में खत्म होना चाहिए। सिफर भी उतना ही रिप्रेजेंटेड होना चाहिए जितना 9 है या 8 है या 7 है। ये एक स्टैटिस्टिशियन ने ऑड्स कैलकुलेट किए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फितरी तौर पे सिफर के हिस्से में 40% फॉर्म 45 एंड हो रहे हैं, तो उनके चांसेस क्या हैं? उसने इसको एक्सप्लेन किया है। आपको शार्क मछली अगर खा जाए तो आपके 1 in 2 मिलियन चांसेस होते हैं कि आप पानी में उतरेंगे और आपको शार्क मछली खा जाएगी। आपको बिजली गिर के मार दे, उसके अंदर बिजली आप पे गिरे और आप फौत हो जाए खुदा ना खास्ता, उसके चांसेस होते हैं 1 in 2 मिलियन। आपको शार्क मछली खाते हुए आप पे बिजली गिर जाए के भी चांसेस कम है इससे कि 40% फॉर्म 45 सिफर में खत्म हो रहे हैं। हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के एंड तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब इट इज अ जोक। डीएनए एविडेंस से ज्यादा अनसर्टेन है ये नंबर्स, जिन नंबर्स पे ये हुकूमत खड़ी है, और ये हमें समझा रहे हैं कि हम गरीब आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट को वही काम दे रहे थे जो गरीब आदमियों का सारा काम है। मोई साहब इसमें फैसल वावड़ा साहब की स्टेटमेंट चलानी चाहिए, बट बैरिस्टर साहब ये अभी भी हुकूमत रियलाइज करती है कि ये जो तरामीम है इनको मॉडिफाई या इनसे जो इतनी कंट्रोवर्शियल बन गई है उनको अवॉइड किया जाए। लेट्स नॉट गो फॉर इट, लेट्स नॉट मेक आवर सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट डिसफंक्शनल, टूथलेस ना करें इस चीज की तरफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रिगर कर दिया। आपको क्रेडिट इस चीज का जरूर जाता है बैरिस्टर साहब कि आपने मुल्क भर के वकला को एक पेज पे जरूर आप लेकर आ गए और एक्सट्रीम मूवमेंट की तरफ। इसमें ऐसी कोई आप भी इनके साथ हैं। लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये किसी बार काउंसिल में ले जाएं, किसी बार एसोसिएशन में ले जाएं, they'll agree with this. Nobody is against this. Then why did the parties then all of them together in APC में साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से? मैं बैरिस्टर साहब मैं एक ब्रेक मुझे शामिल करना है। मुझे जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका कमेंट जरूर कंप्लीट करूंगी। एक ब्रेक नाज़रीन। बैरिस्टर अकील साहब, लाइक वी वर डिस्कसिंग ब्रेक से पहले, लॉयर्स सारे इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे हैं। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर इसको एक डाका, एक हमला, इसको एक वार कंसिडर किया जा रहा है। वुड यू स्टिल गो फॉर इट? देखें, ये कोई डाका नहीं है, कोई हमला नहीं है, कोई वार नहीं है। एक जो इम्बैलेंस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ
सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब किसी इदारे को ये इजाजत नहीं है कि वो दूसरे का रोल एस्यूम कर ले या दूसरी की पावर को यूसर्प कर ले। यहाँ पे इम्बैलेंस को सही करना था, डिस्ट्रॉय उस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं कर देना था, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स। इम्बैलेंस को ही ठीक कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। रीजन फॉर दैट इज मिसालें कई मौजूद हैं। आपको भी लोग कहते होंगे कि ये हमारे तो केस कितने कितने अरसे से लगे होते हैं। वाकईतन आप हर दूसरी चीज में पाकिस्तान को तो एक ये मशगला बन गया कि हर दूसरी चीज के लिए हम अदालत चले जाते हैं, सुप्रीम 184(3) में या 199 में, और हम कहते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। हर चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं होती। प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सेट हैं। We need to find the issues, and this is what we are looking for, where the issues are, and we're trying to work with those issues कि हम किस तरह बेहतरी की तरफ उन इश्यूज को लेकर। बट आप जहां पे कहते हैं कि अप्रैल मई से इस पर काम हो रहा था, ज्यादा ये ट्रिगर जो है वो बजाय नजर आता है 12 जुलाई के बर्थडे के बाद। नहीं, हम उससे पहले से काम कर रहे थे। आई कैन टेल यू, आई हैव नॉट सेड दिस इन एनी ऑफ द शोज। मैंने कभी ये बात जिक्र नहीं किया। हम लीगल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे और काफी अरसे से कर रहे थे। आई माई सेल्फ आई एम पार्ट ऑफ दैट लीगल रिफॉर्म्स कमेटी। हमारी कई मीटिंग हुई, उसके मतलब मैं मेंबर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा कि कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, बट द थिंग इज के ये जरूरत है, बिकॉज हमारा जो एक अदालती निजाम है उसने बहुत ज्यादा वो पॉलिटिसाइज हो गया। बट यू डू रियलाइज दिस कि इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको जिस हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, वो आप ही को इस चीज का इल्जाम ठहराया जा रहा है कि आपकी वजह से अनवारंटेड क्रिटिसिज्म का सामना चीफ जस्टिस साहब को भी करना पड़ा। एब्सोल्युटली। ना हम उनको कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं किसी फेडरल कोर्ट का, ये तो डिस्कशन ही नहीं है। तो ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ही कुड बी वन ऑफ दोज पीपल अंडर कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ही कुड बी, एंड देयर आर अदर जजेस एज वेल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया हुआ है इन द सेंस के इंटरप्रिटेशन पे। कई और जजेस हैं। 65 से 68 क्यों कहा जाता है? अगर यही बोन ऑफ कंटेंशन है पीटीआई की या दीगर की कि इनको नहीं करना, सो ऑब्वियसली वी कैन कंसीडर, वी कैन डिस्कस। ये इशू नहीं है। हमने उनको ना कोई जहन बनाया कि लगाना है, और ये बिल्कुल जहन नहीं, बट ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ दोज पीपल इन द पूल जो पिछले भी रिटायर्ड जजेस हैं, उन सबको हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, मतलब 65 to 68 और पीटीआई जिस तरह की कह रही है, अगर यही बोन ऑफ कंटेंशन उस कमेटी में आके बात करें, कहें जी कि हमें कहें कि ये इनको ना कंसिडरिंग ना करें, मतलब दैट्स जस्ट अगेन माय, मैं अपने जहन से एक बात कर रहा हूं कि उनका इश्यू तो उन्हीं से ही है ना। शोएब साहब का भी इश्यू उन्हीं से ही है। शोएब साहब, तो इसके अलावा ये डू दे सपोर्ट द आइडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन बिल्कुल शोएब साहब आपकी पार्टी तो सपोर्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को। अलीना एक मिनट, बात यह है, देखें पहली बात तो यह है कि 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स के बाद वो कैपेसिटी ही नहीं रहती उस जज में कि वो काम कर सके उस तरह जिस तरीके से एक जवान आदमी काम कर सकता है। बात यह है कि आपने 68 ईयर्स रखा क्यों है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तरीकाकार क्यों चेंज किया है, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट जो हमने पिछले 76 साल लगा के एक आईनी अदालत बनाई है, और उसके अंदर ये तब्दीली करके कि सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस होगा, आपके अंदर उसमें भी तब्दीली कर दी कि जी नेक्स्ट जो 3 जज आएंगे या 5 जज आएंगे उनमें से हम कोई एक चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये क्या मसला है आपका? मसला सिर्फ ये है कि आपको बेईमानी करनी है, आपने अपनी चोरी को छुपाना है, आपने इन्हीं को चीफ जस्टिस को लेके जाना है। एक वो तो कह रहे हैं कि आप भी आके अगर डिस्कस करके जो है वो अपना इनपुट इसमें दें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सर। हम उनको थोड़े कह रहे हैं कि हम इन्हीं को लेके जाना है, नहीं है। आप इसमें डाल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट को खत्म करते हैं, सारी पावर्स वापस लेके एक और अदालत बना देते हैं, इसलिए कि ताकि आप अपनी मर्जी का हैंड पे जजेस ले जाए। आप इसमें कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को हम एक्सटेंशन दे देंगे। शोएब साहब, जहां पर नून लीग और जहां पर नून लीग कह रही है कि पीटीआई आपकी जमात जो है आप सपोर्ट करते हैं इनमें से काफी अमेंडमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इस आइडिया को भी नहीं करते। क्यों आप हमारे इस कमेटी में जो बातें हुई मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई, आपको पता है लेना। लेकिन अगर मौलाना साहब आपको कहेंगे और परसुएड करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे कि आप इन अमेंडमेंट्स को, मौलाना साहब ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम नहीं समझते इस वक्त। पर आईनी अदालत के हवाले से मौलाना साहब के भी इनकार नहीं आए। उन्होंने कहा है कि ये आइडिया हम सपोर्ट करते हैं। मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। शोएब साहब, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं ना, जब वो कहेंगे तो फिर बात होगी। इनकी किस बात पे हम यकीन करें? उन्होंने तो अखिल साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब राजी हो गए,
उन्होंने आकर अभी तक इनकार भी तो नहीं किया सर, आए भी तो सही, मुलाकातें भी तो की, सपोर्ट करने का ऐलान किया। शोएब साहब ये जरूर बता दीजिए वकला की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, उसको किस तरह से तहरीक इंसाफ प्लान करती है ज्वाइन करने के हवाले से? देखिए, जो हम तो खड़े होंगे, जो वकला है इस वक्त पाकिस्तान के, वो सब मुत्तहिद होके कल से उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया है और 19 को एक बड़ा कन्वेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपने कल देखा बलूचिस्तान बार कौंसिल से लेकर खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के और बाकी तमाम वकला इकट्ठे हुए हैं, उनकी रेजोल्यूशंस भी और कराची बार एसोसिएशन की भी रेजोल्यूशन आपके पास सामने आ चुकी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इनके पास कोई ठहरने की जगह नहीं रहेगी। ये जिस तरह अटैक कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, ये मार्शल लॉ से भी बदतर सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। ये तो कठपुतली है, पूरी कौम को गुलाम बनाना ये चाहते हैं। ये चाहते क्या है? असल बात बताएं, आज मुल्क में नौजवान रुल रहा है, यूथ रुल रही है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं है, इंडस्ट्री बंद होकर जा रही है, इनको पड़ी हुई है कि आईनी बहरान भी पैदा करना चाह रहे हैं। ये लोगों को उठाएं, मारे, तशद्दुद करें, फेंक दें और कोई अदालत में भी ना जा सके। आप करना क्या चाहते हैं? बैरिस्टर साहब, सड़कों पे रोक करने से पहले इनको मनाया जाएगा वकला को, और जिन बाज के हवाले से आप तवक्को रख रहे हैं कि वो हाथों हाथ लेंगी, उनमें तो ये ड्राफ्ट ही सही तरह इट्स नॉट सिटिंग वेल। बार्स का अपना एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ये चीज रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होने चाहिए। कई लीगल फ्रेटर्निटी में से भी ये पूछ लें, शोएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में भी कई मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स दे सेड कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होने चाहिए। ऑब्वियसली वकीलों के भी केस नहीं लगते, फिर वो क्लाइंट से क्या उनको करें, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो अर्ली हियरिंग फाइल कर करके आप थक जाते हैं, केस ही टेकअप नहीं होता, डिसाइड नहीं होता। ये खुद वकील हैं, हम किसी अदालत में हमें पता होना इस जज के पास केस लगा है, वी ऑलरेडी नो, बिकॉज ये भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। अब हमें पता होता है कि आज किस सिम्त चलना है केस, फैसला होना है, नहीं होना, या मामला जो है इसी तरह ही होंगे। बैरिस्टर साहब, लेकिन आवाम जो है, जो ऑलरेडी धक्के खाते हुए नजर आ रही है, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जो है वो उसको एक मजीद एक पेचीदा सफर तय करना। कॉमन मैन का इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आधे से ज्यादा सियासी जमातों के इश्यूज हैं, ये सियासी नोयत के केसेस हैं। अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसके लिए 199 एग्जिस्ट करता है। 184(3) इज पब्लिक इंपॉर्टेंस, एंड इफ देयर इज सच अ केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन लेट अ स्पेशलाइज्ड कोर्ट डील विद इट। तो सर, आईनी तरामीम भी फिर जो लेकर आने की हुकूमत जो है वो ख्वाहिशमंद है, उसमें भी मोटिवेशंस और इंटेंशंस में अवामी मफाद तो फिर उस तरह से नहीं, तो अवामी मफाद ही है ना। ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अलावा बाकी तमाम तर अपीलें जो इतने अरसे से पड़ी नहीं है, 60,000 केसेस ज्यादा पेंडेंसी है, वो उसको करें। Right. हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें बना के देख लिया, तो कोई खातिर खा कमी नहीं आई। सो अक्टूबर में यू स्टिल फील यू विल बी एबल टू गेट योर ऑल योर एलाइज, सारे इत्तेहादियों को इकट्ठे दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि एक ब्रॉडर कंसेंसस जब हो जाएगा, कंसेंसस नहीं हुआ अभी तक, नहीं हो रहा है, कॉमन देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड, वो एग्जिस्ट करता है। आप ये अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हैं। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड, वी वुड नॉट बी सिटिंग इफ देयर वाज नो कॉमन ग्राउंड दैट एग्जिस्टेड, फिर हम ना बैठ सकते, लेकिन हम बैठे हैं, मुलाकातें जारी हैं और इस तमाम तर चीजों पे, काफी चीजों पे मुत्तहद हैं। जो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना है, जो थोड़ी बहुत उनकी सजेशंस हैं, आ रहा है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आखिरी वो सवाल जो बड़ा जेर बहस है कि ये बना किधर है? जी, ये बिल्कुल लॉ मिनिस्ट्री में बना है और लॉ मिनिस्टर साहब ने इस पे लीड ली है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि कहीं और से आया, आसमानी सहीफा था, नाज़िल हो गया। ओनरशिप लेते हैं आप? ऑब्वियसली मैंने आपको जब आप ही के शो में मैंने बात की, मैंने इससे पहले बात नहीं की। से भी ज्यादा ड्रैकोनियन इसको मैंने ये बात देखें, एक वर्किंग पेपर था, एक वर्किंग पेपर के ऊपर आपके शो में मैंने ये कह दिया कि लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर लीगल रिफॉर्म्स कमेटी जो काम कर रही थी, वी बीन वर्किंग ऑन इट सिंस अप्रैल में, मार्च अप्रैल में से हम लोग शुरू हुए हैं। राइट, और अक्टूबर तक हम इसको किसी एक फाइनल लहज तक आते हुए इंशाल्लाह अक्टूबर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान है आप बराए कानूनी अमूर, और शोएब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। और
और नाज़रीन, ये जो मुजवजा आईनी तरामीम और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो कि हुकूमत समझती है कि वो अक्टूबर तक नंबर्स पूरे कर लेगी और इसको लाने के लिए अभी भी एडमेंट नजर आती है, अभी भी कोशिशों में है और एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया जा रहा है कि इत्तेहादियों को साथ लेकर और फिर जोर जबरदस्ती के साथ जो कि एक नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ उनकी जो मुखालिफ जमात है वो कहती है कि हमारे लोगों को उठाया गया है, अभी भी कुछ लोग गायब हैं और इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि ये आईनी तरामीम अगर लेकर आई भी गई तो फिर इसके क्या हमारे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा और बिलखुसूस हमारी मईशत पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अवामी मफाद का लबादा जो है वो तो इसको उड़ाया जा रहा है कि अवामी मफाद में किया जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे उस पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि इसको जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि एक नेशनल सुसाइड पैक्ट है ये। असद अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, सीनियर रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, आपने भी गुज़िश्ता कुछ रोजों की डेवलपमेंट देखी, जिस किस्म के हालात नजर आए, जिस तरह से नंबर्स पूरे नहीं हुए और फिर इसे जिस तरह से एक तासुर अब आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कर्टेल करने और जो हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ भी अब लॉयर्स जो है वो जाने का इंदिया दे चुके हैं ऑलरेडी। आप क्या कैसे देख रहे हैं इसको असद साहब, और इन हालात में हमारी प्रायोरिटीज होनी क्या चाहिए थी मौजूदा हुकूमत की, और आप समझते हैं कि इससे बड़े संगीन किस्म के असरात गवर्नेंस के जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर भी इसका एक इम्पैक्ट होगा? पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होता है और होना तो ये चाहिए मेरे ख्याल में कि लेजिस्लेशन, ज्यादातर लेजिस्लेशन जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि ये वाली जो अमेंडमेंट्स हैं ये तो फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं समझता हूँ कि उसको टोटली तब्दील कर रहे हैं और इसमें जो गवर्नमेंट इफेक्टिवली यानी प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सदर मुमलिकत ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट ये बना रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करने वाले प्रोविजंस हैं, जो उनके पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, वो सारे उनसे ले रहे हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी तब्दीली है लीना, और जाहिर है ये जिस अंदाज से की जा रही है और जिस तरीके से ये की जा रही थी ये तो बहुत ही डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये इस तरह की चीज हो जाती है। और इसके इम्प्लीकेशन असद साहब मईशत पे कैसे देख रहे हैं? मईशत पे भी मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो IMF का एग्रीमेंट है वो भी बाय द वे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है और वो कहता है कि इस तरह की पॉलिसीज हो विच प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू द इन्वेस्टर्स, फेयरनेस एंड इक्विटी की बात करते हैं ना। तो जब गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाएगी कि जुडिशरी से भी कोई रिलीफ जो है, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ रिलीफ मिलना है तो वो तो कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली ऑल्सो इट विल नॉट क्रिएट स्टेबिलिटी, इट विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी। और असद साहब, आप समझते हैं फिर इसी तनाजुर में जो हमारा $7 अरब का जो एक बेल आउट प्लान की तरफ, और जिसके हवाले से हम इसको बड़ा खुशाइन करार दे रहे थे लास्ट वीक तक कि हमने कंडीशंस मीट कर ली और हम उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में हमें एजेंडा पे जो है वो पाकिस्तान शामिल हो गया, 25 सितंबर को जो है वो इजलास होगा भी, सो वो भी खटाई में पड़ सकता है, उस पर भी IMF के स्ट्रांगली कंसर्न सामने आ सकते हैं जो अभी के हालात हैं। जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है ऑलरेडी और हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी इतनी क्वेश्चनेबल है, तो IMF जो है ये एस्पेक्ट भी देख सकता है, और दो पॉलिटिकल मैटर्स में वो नहीं करते इंटरफेयर, लेकिन ये आप अगर जुडिशरी को बिल्कुल ही पावरलेस, टूथलेस कर देते हैं तो मेरे ख्याल में इट विल अफेक्ट द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट ऑल्सो, इट मे अफेक्ट। And from that perspective, I think IMF may also raise this. ये कहा नहीं जा सकता whether or not they will raise it, but frankly, it's quite subjective. In my view, these kind of amendments will be hugely counterproductive for the economy and stability and investment. हमारा मसला ही सबसे बड़ा यही है पाकिस्तान का
कि हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है 15% से कम है, और बाकी सारी जो रीजनल इकोनॉमीज हैं वहाँ पर 25-30% जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट होता है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं हो रही। अगर हमने इकोनॉमी लेवलाइज करना है और सस्टेनेबल ग्रोथ लाना है तो फिर प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि स्पेसिफिकली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, दिस विल नॉट प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड व्हेन यू डिस्ट्रॉय द जुडिशरी लाइक दिस। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब। थैंक यू सर फॉर योर व्यूज एंड फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर मेरे मईशत असद अली शाह साहब इस वक्त हमसे बात करते, जिन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, जुडिशरी को इस तरह से उसकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करेंगे, पावरलेस बनाने के लिए इस किस्म के इकदाम की तरफ जाएंगे, इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगा, बुरी तरह से मुतासर होगा। और जिस किस्म के ये जो हालात है जहां पर हमें इस वक्त रोल ओवर्स के लिए भी बड़े धक्के खाने पड़ रहे हैं, और अल्लाह अल्लाह करके हमने जो कंडीशंस है वो आईएमएफ की मीट की, और गुज़िश्ता हफ्ते हम इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, बट आईएमएफ के भी कंसर्न्स इस पर असद अली शाह साहब समझते हैं कि जरूर सामने आ सकते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के हवाले से काफी सेंसिटिव कंसिडर किया जाता है फंड भी। और आईएमएफ के कंसर्न्स सामने आने से पहले वी रियली होप बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जहां पर ऑटोनॉमी और पावर्स की बात आती है उनको इस तरह से इम्पैक्ट या अंडरमाइन नहीं करने की तरफ सोचा जाए, जिससे आप ऑलरेडी एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट का भी आप देख चुके हैं कि इंडिया दिया जा चुका है। लॉयर्स कन्वेंशन भी 19 तारीख को बुला ली गई है। प्रोग्राम के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।